हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, हम यूपी पुलिस का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। जो बच्चे यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं या प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखा प्यारे बच्चों तो देख जरूर लेना, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये पता नहीं चलेगा तो आप अपनी तैयारी को अच्छा नहीं कर पाएंगे। जब तैयारी अच्छी नहीं होगी प्यारे बच्चों तो हम सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पेपर देखा है तो उनको पता होगा प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो किसका होता है? रीजनिंग का प्यारे बच्चों। ठीक है, जिस बच्चे की रीजनिंग और हिंदी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आसान हैं, इनमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। जिन बच्चों के दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो 80% सिलेक्शन बच्चे का यहीं हो जाता है। ठीक है, कितना? 80% सिलेक्शन यहीं हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा रीजनिंग में प्यारे बच्चों, अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा यहाँ से दोनों जो पेपर हुए थे 2018 में जो भर्ती आई थी, कितने कितने 55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे। 55 में प्यारे बच्चों अगर मुझसे पूछेंगे आप 45 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस बच्चे ने एक बार रीजनिंग को कंप्लीट किया 45 क्वेश्चन तक हर बच्चा पहुंचा। ठीक है, अगर मेरे बच्चों से आप मिलेंगे जो बच्चे मेरे द्वारा पढ़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने एक बार रीजनिंग को कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है, मास्टर रीजनिंग की बुक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट की थी 178 वीडियो में। कितनी वीडियो में? 178 वीडियो में। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। अगर आप अब से देखना शुरू करेंगे तो एग्जाम से पहले पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और आप कहेंगे सर हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे बस इतना सा कहूँगा, परिणाम बैच के अंतर्गत जो मैंने रीजनिंग शुरू की है केवल अभी 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, उनको अच्छे से कंप्लीट करो। और जितने चैप्टर में परिणाम बैच के अंतर्गत आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग, बस उनको पढ़ के चले आना। आपसे वादा करता हूँ 50 क्वेश्चन के आसपास घूमेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे मेरे 178 वीडियो देख चुके हैं, हर बच्चे से अगर आप मिलोगे तो 50 क्वेश्चन के आसपास वो मॉक टेस्ट में घूम रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हिंदी की। तो हिंदी में फुल में से फुल स्कोर भी किया जा सकता है यूपी पुलिस में। ठीक है, आपके आसपास से भी कुछ बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो 30, 32, 35 नॉर्मली करके आएंगे, जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की होगी। तो 35 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 35 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? प्यारे बच्चों, या तो आपने अभी हिंदी को अच्छे से पढ़ा नहीं है या आपको कोई अच्छा टीचर मिला नहीं है। ठीक है, आपको इसलिए कोई चीज़ हार्ड लग रही है। जब तक हम किसी चीज़ को अच्छे से जान नहीं लेते तब तक वो हमको मुश्किल ही लगती है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ आज मैं हिंदी शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब मैं लास्ट क्लास हिंदी की कर दूँ, ठीक है, उसके बाद जब आप अपने नोट्स अच्छे से पढ़कर एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप कमेंट करके यही कहेंगे, सर हमारा हिंदी में स्कोर 37/37 रहा है। एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। बस आप वहाँ पर जाकर जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से टिक करना है आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पर स्कोर जोड़ेंगे तो 45 और 35 कितना हो जाता है? 80 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। अगर आप पिछली भर्ती की बात करेंगे तो 75 क्वेश्चन पर एससी वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब मान के चलते हैं किसी बच्चे को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, मतलब उस बच्चे ने मैथ्स को और जीके को बिल्कुल नहीं छुआ, तब भी एससी वाला बच्चा सिलेक्शन ले गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे होते हैं, मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग पर होते हैं, जो अब आने वाले अपने एग्जाम में देखेंगे। मतलब 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल चौथी पांचवी क्लास का भी बच्चा कर सकता है। आपको इससे नीचे भी क्या रहना है? बिल्कुल जीरो मैथ है ना तब भी। और जब मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो हर बच्चे को मैं वादा करूंगा 15 क्वेश्चन तक पहुंचाने का। क्लियर? अब बात कर लेते हैं जीके की। पर बच्चों जीके में 15 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने यूपी जीके और करंट अफेयर्स ही पढ़कर अगर आप जाते हैं तो 15 क्वेश्चन तक 38 में से आप पहुंच जाएंगे। अगर हम इसको सबको जोड़ते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। बहुत अच्छा स्कोर है, एक सम्मानजनक स्कोर है। पर हमको यहाँ पे नहीं रुकना, हमको इससे संतुष्ट नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि हमको मैथ्स में कितना स्कोर करना है बाबू? 15 क्वेश्चन करना है। तो अगर हम 15 क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 110 हो जाता है ये। अभी हमको इससे भी संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि मेरा वादा है आपको जीके में 25 से 30 क्वेश्चन तक पहुंचाना, क्योंकि चीज़ों को आपको रटवाना है और आपको रटना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, कोशिश करेंगे हम 25 से 30 क्वेश्चन के बीच जीके में
पहुंच जाएं। और कोशिश करेंगे यहाँ से भी बच्चा अगर पढ़ेगा तो 50 तक भी पहुंच सकता है। तो हमारा टारगेट रहेगा प्यारे बच्चों कम से कम 120 क्वेश्चन का। कितना? 120 क्वेश्चन का। इतना मुश्किल नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा। 120 क्वेश्चन का टारगेट हम लेकर चलेंगे कम से कम। और आपसे वादा करता हूं परिणाम बैच के अंतर्गत जितनी क्लास होंगी, अगर आपने एक एक क्लास को अच्छे से देखा, अच्छे से नोट्स तैयार किए, तो आप यहां से रैंक भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों के बार बार कमेंट आते हैं सर रेगुलर क्लास लीजिए, रेगुलर 2 से 3 वीडियो दिया करो। अब प्यारे बच्चों आपको बता दूं, आप देखेंगे तो मैं ऑफलाइन जो पढ़ाता हूँ, आधे से ज़्यादा दिन तो मेरा ऑफलाइन में चला जाता है, क्योंकि मुझे वहाँ पर 3 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, रीजनिंग, हिंदी और प्यारे बच्चों मैथ्स। 3 सब्जेक्ट मुझको ऑफलाइन में पढ़ाने होते हैं, तो आधा से ज़्यादा दिन तो इसमें चले जाता है। अब जो टाइम बचता है उसमें मुझे आपके लिए पीडीएफ तैयार करनी होती है, मटेरियल तैयार करना होता है जो सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पीडीएफ बनानी होती है जिससे बच्चे को परेशानी ना हो नोट्स बनाने में, ठीक है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, सब कुछ देखना होता है। तो प्यारे बच्चों और वीडियो बनानी होती है, फिर उसको एडिट करना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को 2K लाइक तक पहुंचा दीजिए। कितने? 2000 लाइक। बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को एग्जाम से पहले पहले 2000 लाइक तक पहुंचा दिया, क्योंकि अगर एक बच्चा, क्योंकि 200 बच्चे अगर लगकर मेहनत करें, एक बच्चा 10 बच्चों को जोड़े, तो बहुत आसानी से टारगेट पूरा हो सकता है। अगर आपने ये 2000 पूरे करा दिए प्यारे बच्चों, तो आपसे वादा करके कह रहा हूँ उस दिन ही ऑफलाइन कोचिंग अपनी बंद कर दूंगा, ठीक है। ऐसे बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी है। जिस दिन 2000 लाइक अब आपने करा दिए, और जल्दी कोशिश करना जिससे मैं भर्ती से पहले पहले आपकी बहुत अच्छे से और तैयारी करा सकूं, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन बंद कर दूंगा तो केवल आपको ही वीडियो मुझको देनी होगी, तो फिर आपका प्रैक्टिस सेट सब कुछ चलता रहेगा। तो 2000 लाइक कोशिश करिए जल्दी से जल्दी कराने की। ये कभी मैंने टारगेट रखा नहीं, पहली बार आपके सामने टारगेट रखा है प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप इसको पूरा करा देंगे। तो प्यारे बच्चों बातें बहुत हो गई, अब देखते हैं अपने चैप्टर को। हम से शुरू करने के लिए जा रहे हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी हमको 2 पार्टों में डिवाइड करनी है, जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो हमसे साहित्य हिंदी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और व्याकरण से भी पूछे जाते हैं। लगभग आप देखेंगे 37 क्वेश्चन में से तो 30 क्वेश्चन के आसपास आपके व्याकरण से होते हैं, और प्यारे बच्चों 7 क्वेश्चन के आसपास आपके साहित्य से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, और साहित्य से क्वेश्चन बच्चों के बहुत गलत होते हैं, उसको भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों? व्याकरण। क्लियर है? व्याकरण प्यारे बच्चों क्या होता है? व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? आप कहेंगे सर बी प्लस आ करण। किससे हुई है? बी प्लस आ प्लस करण से। इसका क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? अच्छी तरह से समझना। व्याकरण का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह से समझना, मतलब सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझना, वर्ण को, अक्षर को, शब्द, वाक्य, सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझना। व्याकरण के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वर्णमाला। क्या रहेगा? वर्णमाला। तो प्यारे बच्चों चैप्टर डाल देंगे वर्णमाला। वर्णमाला जैसे कि आपको पता है, अगर आपने अंग्रेजी वर्णमाला में बच्चे को पहले सिखाया जाता है कि कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में हर बच्चा कहता है सर 26 अक्षर होते हैं। तो हमको हिंदी पढ़नी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज 52 वर्ण होते हैं। अब कैसे होते हैं, इसमें कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, क्या अयोग, बस सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको बस अभी इतना याद रखना है, वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या होती है? 52 होती है। क्लियर? वर्णमाला क्या होती है प्यारे बच्चों? वर्णों की माला। वर्णों की कैसी माला? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या होता है। सबसे पहले किसको जानेंगे? वर्ण को जानेंगे, वर्ण क्या होता है। प्यारे बच्चों पीडीएफ बनाने में बहुत मुझको टाइम लगा है, तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लें। तो सबसे पहले वर्ण को जानेंगे, क्योंकि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वर्ण
और अक्षर में अंतर पता नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर टीचर यूट्यूब पर या जहाँ भी आप जाएंगे तो वो कितने बड़े बड़े टीचर आपको मिल जाएंगे, पर सब कह देते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको बच्चों को गलत नॉलेज देके क्या मिलता है, ठीक है। क्योंकि किताबें पढ़िए, बहुत किताबें आपको मिल जाएंगी, सब कुछ पढ़िए तब जाके बच्चों को नॉलेज दीजिए। क्योंकि अभी यहाँ से क्वेश्चन बना था, अभी आपको वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, उसमें क्या पूछा गया था। और अगर आपको ये पता होता कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं तो आप उस क्वेश्चन को गलत करके पक्का आते, ठीक है। ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं सब कुछ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सकें। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सकें। प्यारे बच्चों, मतलब टुकड़े ना किए जा सकें, सर इसका क्या मतलब है। जैसे मैं लिख देता हूं कै। प्यारे बच्चों, क्या ये वर्ण है या अक्षर है। तो आप कहेंगे सर इसके तो टुकड़े हम कर सकते हैं। मैं कहूंगा कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर छुपा होता है, तो इसको हम तोड़ेंगे इस तरीके से। मतलब इसके तो टुकड़े हमने कर दिए, तो सर ये वर्ण कैसे हो सकता है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो आप कहना क्या चाहते हो, तो आप कहेंगे सर ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये वर्ण होगा। मैं कहूँगा कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते। आप कहेंगे सर अब इसके नीचे हल लगा है, हलंत लगा है, अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ण हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से लिखा होगा तब ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये तब क्या होगा, अक्षर होगा। क्या होगा, अक्षर होगा। इतनी बात क्लियर है। जैसे ए, ई, उ। प्यारे बच्चों, सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। सभी स्वर जो होते हैं वो वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। अब जैसे ये इनके नीचे हलंत लगाओगे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होंगे, वर्ण होंगे। जिनके नीचे हलंत लगा देंगे, हम हल लगा देंगे, वो क्या होंगे, हमारे वर्ण होंगे, क्योंकि अब हम उनके टुकड़े नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है। अब हम अक्षर को जानेंगे। अक्षर क्या होता है, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस अर्थात एक ही प्रयास में होता है, उन्हें अक्षर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अक्षर कहा जाता है। जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस अर्थात एक ही प्रयास में होता है, उन्हें अक्षर कहा जाता है। जैसे मैंने कहा था आपसे, सभी स्वर जो होते हैं वो वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। क्लियर। आपका ये कै, ये ख, ये गे जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसके अंतर्गत आएगा, ये अक्षर के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि हम इसका उच्चारण जो करते हैं एक ही सांस में करते हैं। अगर हम इसके नीचे हल लगा देते हैं तो क्या इस तरीके से हम बोलेंगे, मतलब एक सांस पूरा नहीं लिया जाता इसका उच्चारण। इसलिए ये क्या है प्यारे बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा, क्या है, ये हमारा वर्ण है, अक्षर नहीं है। ये क्या है हमारा, अक्षर। ये हमारा बाबू क्या है, अक्षर नहीं है, ये क्या है, वर्ण है। इतनी बात क्लियर। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। और जो बताते हैं कि सर ये एक ही होते हैं, तो उनको कैसे बताएं कि एक नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में, उन्होंने पूछा था, एक शब्द दिया था राहुल। उन्होंने कहा था राहुल शब्द में कितने अक्षर हैं, राहुल शब्द में कितने अक्षर हैं। जो कहते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, तो उनका आंसर भी सेम होना चाहिए। उनका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है, आपने क्या बताया है, मैंने बताया है कि अक्षर क्या होता है। अभी आप देखेंगे अक्षर क्या है, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस, एक ही सांस तो एक ही प्रयास में होता है, उन्हें अक्षर कहा जाता है। बाबू अगर मैं इसको क्या लिख दूं, का लिख दूं, का, तब भी ये क्या है, एक अक्षर है। की लिख दूं तब भी क्या है, ये एक अक्षर है। कु लिख दूं तब भी क्या है, एक अक्षर है। क्लियर है, क्या है, एक अक्षर है। आप कहेंगे सर कैसे है, तो आप कहेंगे क्योंकि जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा और डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि जिसने पहले वर्णमाला थोड़ी बहुत पढ़ रखी है उनको तो समझ में आ रखा हो कैसे इनको तोड़ते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ कू है, अब इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो इस तरीके से इसके नीचे हल लगाऊंगा, प्लस किस तरीके से, इस तरीके से टूटेगा, ये टूटेगा ना। आप कहें सर बिल्कुल, क्योंकि वो स्वर इसमें लगा है तो इस तरीके से टूटेगा। तो इसमें क्या स्वर छुपा हुआ है इसमें, इसलिए क्या है ये अक्षर है। क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे राहुल की, किसकी बात कर रहे थे? राहुल की। राहुल में प्यारे बच्चों आपको बताना है कितने अक्षर हैं, तो आप देखते ही बता देंगे सर एक अक्षर तो ये रहा, एक अक्षर ये रहा और एक अक्षर ये रहा। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको खोलकर भी आपको बता देता हूं, जिन बच्चों से वर्ण विच्छेद आता होगा उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में आपको वर्ण विच्छेद ही बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। क्या लिखा है? राहुल लिखा है। प्यारे बच्चों क्या लिखा है? राहुल। अब राहुल में प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो आप कहेंगे सर रे, इसके नीचे हलंत लगेगा, इसके साथ कौन सा स्वर लगा है? आ स्वर लगा है, ठीक है, आ जाएगा। प्लस इसको तोड़ूंगा, है के नीचे क्या लगेगा? हलंत, प्लस इसके साथ कौन सा स्वर लगा है? उ स्वर लगा है। प्लस ले को तोड़ूंगा, ले के नीचे हलंत, इसमें कौन सा स्वर छुपा है? एस स्वर छुपा है। प्यारे बच्चों अगर वर्ण मुझसे पूछा जाए इसमें कितने वर्ण हैं तो आप कहेंगे सर एक वर्ण तो ये हो गया, और आपने बताया था सर सभी स्वर जो होते हैं वो वर्ण भी होते हैं, तो 2 3 4 5 6 कितने वर्ण हो गए? 6 वर्ण इसमें हो गए। कितने वर्ण हो गए? 6। और अक्षर कितने बाबू? 3। तो जो कहते हैं एक ही होते हैं तो आंसर भी इनका सेम होना चाहिए था ना। तो अब तो आपको क्लियर हो गया वर्ण और अक्षर क्या है बाबू, अलग अलग होते हैं। मैं आपसे कहता हूं राजा। राजा, राजा का वर्ण विच्छेद करके बताइए मुझको, राजा में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं? अब हर बच्चा कह देगा सर अक्षर तो 2 हैं। अक्षर कितने हैं? 2 हैं, एक ये है और एक ये है, एक रा है और एक जा है। क्लियर? हर बच्चा कह देगा। अब मैं इसमें पूछता हूँ वर्ण कितने हैं राजा में, तो आप कहेंगे सर इसके नीचे हलंत लगेगा, प्लस इसमें कौन सा स्वर लगा? आ स्वर लगा है। इसको फिर तोड़ेंगे जा को, तो जय के नीचे प्यारे बच्चों क्या लग जाएगा? हलंत, प्लस क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे इसमें पूछता हूं अक्षर तो आपने बता दिए कितने हैं? 2 हैं। वर्ण कितने हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4। कितने हैं? 4 हैं। वर्ण कितने हैं? 4। तो आपको बाबू ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ण और अक्षर अलग अलग होते हैं। अब आप किसी का भी अगर आपको वर्ण विच्छेद आता है तो आप किसी भी शब्द में बता सकते हैं इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। आज के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, बस हम आम भाषा में बोल देते हैं, ठीक है। आम भाषा में हम क्या कर देते हैं? बोल देते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें अंतर आपको पता चल गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब देखेंगे हम शब्द को। शब्द क्या होता है? शब्द बाबू क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों, 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल क्या बाबू? सार्थक मेल क्या मतलब? सार्थक क्रम। सार्थक क्रम कैसे? अब मान लो मैं 3 अक्षर लिखता हूं, ठीक है, 3 अक्षर लिखता हूं। कैसे लिखता हूं? इसको ले लेता हूं। अब मुझे बताइए ये ले, कै और मैं लिखा है, इनसे बताओ इनका सार्थक क्रम, सार्थक मेल। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ले कै में, लकम, क्या कोई लकम शब्द होता है? क्या कुछ अर्थ निकल रहा है? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ये इनका सार्थक क्रम नहीं है, इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। अगर ले कै मैं को मैं क्रम से लगाऊं, मतलब सार्थक मेल बनाऊं इनका, तो मैं कहूंगा सर पहले अगर कै को लिखता हूं
फिर बाद में ले को लिखता हूँ, फिर मैं को लिख देता हूँ, तो ये बन जाता है कलम। क्या कलम कोई शब्द होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। मैं ऐसा भी लिख सकता था, पहले के को लिखूं, फिर उसके बाद मैं को लिखूं, फिर उसके बाद बाबू ले को लिखूं, तो क्या बन जाएगा? कमल बन जाएगा। ठीक है, कलम और कमल क्या प्यारे बच्चों दोनों शब्द होते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं। तो ये क्या है इनका? इनका सार्थक मेल ही तो है। सार्थक मेल को क्या कहेंगे बाबू? हम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, जो भी इनसे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लिखकर लेकर आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बाबू आपको टिक करना है वर्ण को। किसको टिक करेंगे आप? वर्ण को टिक करेंगे। क्लियर? आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपसे पूछी जाए तब भी आप किसको टिक करेंगे? वर्ण को टिक करेंगे। क्लियर? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो आप किसको टिक करेंगे? ध्वनि को टिक करेंगे। आप कहेंगे सर वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है? तो बाबू आप मुझे बताइए, ये कोई कै है, इसको मैंने आपके सामने लिखा तो ये क्या होगा? इसका लिखित रूप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं इसको बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हो कै, तो जो आप सुन रहे हो क्या ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो गई? आप कहेंगे सर ध्वनि हो गई। क्या हो गई? ध्वनि हो गई। बस आप इतना क्लियर हुआ आपको या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखेंगे, अगर आपसे पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जाए तो उसको बाबू बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अगर आपसे पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं बाबू वाक्य। तब क्या बोलते हैं हम? वाक्य बोलते हैं। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान था। यहीं से क्वेश्चन जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, एक एक चीज आपको मिलेगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको भी अच्छे से आप समझते हुए चलेंगे और अपनी जो नोटबुक तैयार कर रहे हैं उसको अच्छे से वहां पर नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपसे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे? शब्द लगाएंगे। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की, मतलब जिससे भाव निकले, जिससे अर्थ निकले, उसको क्या बोलेंगे? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होगी। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तब आपको किसके साथ जाना होगा? शब्द के साथ प्यारे बच्चों जाना होगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छे से एक एक चीज याद हो जानी चाहिए। एक बार और मैं आपको रिपीट करा देता हूं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, आप कहेंगे सर ध्वनि। पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई, कुछ भी ना बोले, ये पूछ ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, पूछेगा मौखिक दे दिया। मौखिक अगर दिया तो आप कहेंगे सर ध्वनि। मौखिक क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं मुंह से तो वो क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। तो मौखिक अगर पूछेगा तो ध्वनि, लिखित अगर पूछेगा तो वर्ण। अगर कुछ भी ना बोले, ये बोल दे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको किसको टिक करना है? वर्ण को टिक करना है। क्लियर? आगे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, शब्द लगाओगे। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, वाक्य लगाओगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो शब्द लगाओगे। इतना क्लियर? अब प्यारे बच्चों अब जानेंगे वर्णमाला। पिछली बार वर्णमाला से क्वेश्चन बना था, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्णों या अक्षरों, वर्णों या अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है क्योंकि अभी तक बच्चों ने ज्यादा पढ़ा होता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बाबू? उसको भी वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात क्लियर? आप कहेंगे से बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए, यदि
वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। अगर वर्णमाला नहीं, क्या कहलाते हैं? वर्ण समूह कहलाते हैं। कैसे? मान लो जैसे अंग्रेजी में आप देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप देखते हैं तो वो ए से शुरू होती है, ए बी सी डी, इस तरीके से कहाँ तक? जेड तक जाती है। बाबू ये क्या हुई हमारी? क्योंकि ये इनका व्यवस्थित क्रम है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरीके से जेड तक हम जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। पर बच्चों अगर इनको इस क्रम में, व्यवस्थित क्रम में ना लिख के मैं पहले बी लिख दूं, फिर डी लिख दूं, फिर सी लिख दूं, फिर ए लिख दूं, इस तरीके से लिख दूं, तो अब ये वर्णमाला नहीं होगी क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक वर्णों का समूह है। ये क्या है? वर्णों का समूह है। इसी प्रकार हम हिंदी में देखते हैं, क, ख, ग, घ, कहाँ तक गया? ज्ञानी तक। प्यारे बच्चों ये क्या है? एक व्यवस्थित समूह है। क्या है ये? क्या है ये? व्यवस्थित समूह है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। अगर ये व्यवस्थित ना हो गए इस तरीके से ख, च, मैं, त, मतलब ये क्या आगे पीछे है, मतलब व्यवस्थित नहीं है, तो इसको बाबू हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम वर्ण समूह। क्या बोलेंगे? वर्ण समूह। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर वर्णमाला। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर वर्णमाला। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर वर्णमाला। इतना क्लियर है? अब हेडिंग डाल देंगे वर्ण के भेद। क्या डाल देंगे? वर्ण के भेद। काफी आसान है, इसको पढ़ते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। क्या डाल देंगे? वर्ण के भेद। वर्ण के क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आप लगाएंगे सर 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? आप लगाएंगे 2 भेद होते हैं। कौन से? एक स्वर और दूसरा प्यारे बच्चों व्यंजन। आज जो हम कंप्लीट करेंगे स्वर को कंप्लीट करेंगे, कल जो क्लास में करेंगे हम व्यंजन को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 2 क्लास में हमारी वर्णमाला बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। स्वर को बाबू क्या कहा जाता है? स्वर को अचबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचबी कहा जाता है। च के नीचे हलंत लगा होता है। व्यंजन को प्यारे बच्चों हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। हल भी व्यंजन को कहते हैं। इतना क्लियर? आप कहेंगे से बिल्कुल क्लियर है। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे हम, आज स्वर की चर्चा करेंगे। तो स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन यहां से बना था, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे 4। आपको बताना है तो किस पे टिक करेंगे? आप स्वर पे। उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। अगर व्यंजन को हम देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्योंकि आपको पता है बाबू इसका उच्चारण जो है हम किस तरीके से करेंगे? आप कहेंगे सर इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे। तो आप देखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता, मतलब इसका उच्चारण स्वर की सहायता से हुआ ना। इसका उच्चारण जो हुआ, क्या स्वर छुपा है इसमें? ए स्वर छुपा है। तो इसमें अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो किस तरीके से तोड़ूंगा? इस तरीके से। मतलब इसमें स्वर छुपा है ना। तो यही तो डेफिनेशन में बोला गया है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर? अगर इसको तोड़ूंगा मैं तो इस तरीके से तोड़ूंगा, ख के नीचे बाबू हलंत प्लस इसमें ए स्वर छुपा है। क्लियर? अगर ग को तोड़ूंगा तो बाबू ग के नीचे हलंत प्लस इसमें कौन सा स्वर छुपा है? ए स्वर छुपा है। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन यहां से भी बना था, व्यंजन किसे कहते हैं अगर पूछे तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आगे चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर को। किसको कंप्लीट करने वाले हैं? स्वर को सबसे पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आया हूं जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो।
तो अब इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले इनकी संख्या कितनी होती है, भेद कितने होते हैं और मात्राएं कितनी होती हैं। अब स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको टिक करना है 11। कितना टिक करना है, 11। कौन कौन सी, ए, आ, ई, आई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, कितनी संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11 होती है। बाबू अगर भेद आपसे पूछा जाए तो भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 होते हैं और कहीं कहीं 2 भी होते हैं। अगर कहाँ 2 लगाना है कहाँ 3 लगाना है वो सुन लीजिए। कौन कौन से होते हैं 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और बाबू प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर बाबू। ठीक है, अब आपको पता है अगर आपसे पूछा जाए भेद में, ठीक है, आपसे पूछा जाए भेद में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो, क्योंकि बहुत टीचर आपको मिल जाएंगे 2 बताने वाले, पर क्योंकि कुछ टीचर कहते हैं सर अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो पहला एग्जाम हुआ था 18 वाला, उसमें 3 माना गया था, नहीं सॉरी 2 माना गया था। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था, यूपीएसआई का, ठीक है, मृत आश्रित वाला, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वर के कितने भेद होते हैं मात्रा के आधार पर, तो उन्होंने कितने माना था, उन्होंने कितना माना, 3 माना था। तो हमें, क्योंकि हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की, उससे रिलेटेड ही है, तो हम 3 ही मानकर चलेंगे। कितना, आपको कुछ भी नहीं देखना। अगर आपसे पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के बताएंगे। कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, अगर आपसे पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 टिक करना होगा। कौन से, ह्रस्व और दीर्घ, उसमें इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर आपसे उत्पत्ति के आधार पर पूछे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तब आपको कितना टिक करना होगा, तो आपको 2 टिक करना होगा। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार पूछे हैं तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। इतना क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मात्राएं कितनी होती हैं, पूछ ले स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, तो 10 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 10। 10 क्यों होती हैं, आप कहेंगे सर स्वर तो 11 हैं, आपने मात्राएं 10 क्यों बताई, तो बाबू आप इसकी देखेंगे, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी बाबू कोई मात्रा नहीं होती, इसको अमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसकी आप सब जानते हैं, इस ई की आप सब जानते हैं, इस ई की मात्रा आप सभी को पता होगी और सभी की मात्रा आप जानते होंगे। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। आपका बन सकता है उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे सर उच्चारण के आधार पर अगर हमसे पूछा जाएगा तो कितनी होती है, 10 होती है। इसमें किसको काउंट नहीं किया जाता, इसमें री को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें री को काउंट नहीं किया जाता। अगर उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो उसमें इसको काउंट नहीं किया जाता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसमें किसको काउंट, इस री को काउंट नहीं किया जाता उच्चारण के आधार पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आप भी कहेंगे कितनी होती है, 10 होती है। कितनी, क्योंकि उन्होंने भी री को स्वर नहीं माना। ठीक है, उन्होंने री को स्वर नहीं माना। ठीक है, उन्होंने री को स्वर नहीं माना, इसमें भी री को स्वर नहीं माना। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, आपको पता मात्रा के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो कितनी होती है, 10, क्योंकि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अगला पूछा जाए बाबू स्त्रीलिंग वर्ण, अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों ई और री क्या है, ये स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक स्वर, तो ये 3 जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, अपभ्रंश की अगर बात करें तो उसमें 8 स्वर मौजूद थे। कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, ए और ओ। ठीक है, कितने अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, 8 स्वर मौजूद थे। अगर आपसे पूछा जाए परंपरागत, मूलतः या सामान्यतः में से कोई सा शब्द दे दे और पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी है, परंपरागत रूप से पूछ ले, मूलतः या सामान्यतः पूछ ले,
तब आपको 13 टिक करना है। 13 क्यों? क्योंकि 11 तो होते ही प्यारे बच्चों, और इसमें 2 और काउंट हो जाते हैं अयोग बहा, ठीक है, अंग और आहा, ठीक है, ये 2 और इसमें काउंट हो जाते हैं। ये तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या बाबू हो जाती है 13। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब हेडिंग लगा देंगे स्वर के भेद। क्या हेडिंग लगा देंगे? स्वर के भेद। अभी मैंने बताया तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अगर आपको कुछ भी ना दी, मात्रा के आधार पर ना आपसे उत्पत्ति के आधार पर कुछ ना, केवल ये पूछे स्वर के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 2 भी हो और 3 भी हो, तब आपको 3 को ही टिक करना है। नोट करके रखेंगे, 3 को ही टिक करना है, ठीक है। स्वर के भेद अब वो कितने होते हैं? आप कहेंगे सर आपने 3 बताए हैं, एक कौन सा ह्रस्व बताया था, एक क्या बताया दीर्घ, और एक बताया था प्लुत। आप कहेंगे सर ये क्या है? फिर बाबू इसके नाम हैं। ये ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और इसको लघु स्वर भी कहते हैं। कैसे ही मिल सकता है आपको? ह्रस्व, मूल या लघु। क्वेश्चन बहुत बार बना है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर 4। क्वेश्चन बन सकता है मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर 4। क्वेश्चन बन सकता है लघु स्वर की संख्या सर कितनी होती है? आप कहेंगे सर 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। क्लियर? अब ये क्या है? आप कहेंगे सर ये भी इसके नाम होंगे, या तो दीर्घ बोल सकता है, गुरु बोल सकता है, या संधि स्वर बोल सकता है, ठीक है। अगर आपसे इनकी संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे सर 7 होती है। 7 कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। कितनी होती है? 7 होती है। प्लुत स्वर का प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। प्लुत स्वर क्या होता है? जैसे किसी को पुकारने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, किसी को पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बन सकता है, क्वेश्चन बना भी है ये, तो इसका प्लुत स्वर होता है। जैसे कोई आपसे दूर है, इसको खींचकर बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी हम बोल देते हैं राम, बोलना राम, इस तरीके से 3 की तरह बनाते हैं इसको, ठीक है, राम, इस तरीके से बोलते हैं। हमको ओम बोलना है तो कैसे बोलते हैं? देखा होगा आपने, कोई खाना खाने के बाद इस तरीके से बोलते ओम, ठीक है, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो ये जो बनाते हैं ये क्या होता है? हमारा प्लुत स्वर होता है। क्लियर? क्वेश्चन बने, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्लुत स्वर आपको लगा। बस इसके बारे में इतना ही हमको जानना था। क्लियर? अब आपको देखना है, अब हम बांटेंगे दीर्घ स्वर, गुरु या संधि स्वर को भी हमने 2 भागों में बांटा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बना है सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर को हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर को क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और विजातीय स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इनको सजातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही जाति से मिलकर ये बने होते हैं। विजातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि विषम जाति से मिलकर बने होते हैं। विजातीय को मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब शुरू के 3 जो होते हैं, शुरू के 3 जो हैं ये क्या हैं? मूल दीर्घ स्वर हैं। क्या हैं? सजातीय स्वर हैं, ठीक है। बाद के 4 जो बच जाते हैं बाबू, ये कौन से हैं? विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर हैं। ये क्या हैं? विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर होते हैं। इतनी बात क्लियर? अब यहां से देखेंगे सर इनको सजातीय स्वर क्यों कहते हैं। अब आप अगर इसको पूछेंगे तो वो एक ही जाति से मिलकर बने होते हैं। किसे? एक ही जाति से। क्योंकि अगर आप इसका देखेंगे तो ये किससे? ए प्लस ए से मिलकर किसका निर्माण होता है? आ से। तो ये एक ही जाति के हैं ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, इसलिए सजातीय बोल दिया। और इसका सर मैं कहूंगा इसको भी इसी तरीके से किसका निर्माण हुआ, ये सब आप संधि में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको सर इसका भी एक ही जाति से मिलकर बना है, बड़ाऊ बन गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसे है? ये एक ही जाति से मिलकर बने होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। अब इनको विजातीय क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि आप देखेंगे ये क्या है? विजातीय क्यों है? क्योंकि अगर इसको आप देखेंगे किसके मेल से बना है, तो आप कहेंगे सर ये जो बना है ए प्लस ई के मेल से बना है। कौन? ए। तो ये इसलिए विजातीय हो क्योंकि ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया? ये विजातीय स्वर हो गया। क्लियर है? अगर आप इसकी बात करेंगे मुझसे तो ये किसके योग से बना है? ए प्लस
ए के योग से बना है। इसकी बात करेंगे तो ये किसके योग से बना है, ए प्लस ऊ, ठीक है, बराबर ओ। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये किससे बना है, ए प्लस ओ से बना है ओ। क्लियर। तो इसलिए क्योंकि अलग अलग जाति से मिलकर बने हैं तो इसलिए इनको विजातीय स्वर कहते हैं। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है। अगर आप पूछा जाए तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं ये और ये दीर्घ स्वर, जितना मान लो इसको ई को बोला मैंने, जितना इसे बोलने में इससे दुगना समय लगता है इस ई को बोलने में। आप बोल के देख लेना, इसको ई कह दूंगा, इसको खींच के बोलूंगा ई, क्योंकि ये बड़ी ई है, ठीक है। ये ऊ, इसको ऊ, इस तरीके से, मतलब इनसे ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, ठीक है। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व से कितना समय लगता है, दुगना समय। और अगर विलुप्त को बोलूं तो इससे तिगना समय लगता है, इसमें कितना, तिगना समय लगता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है द्विमात्रिक स्वर कौन सा है, तो आपको क्या कहना है, दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और क्वेश्चन बन सकता है त्रिमात्रिक स्वर कौन सा होता है, तो हम प्लुत स्वर को क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब इतनी बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर लिखी भी हुई है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। नोट करके रखेंगे, आपके याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे अयोग बहा, ये क्या होते हैं। अब इनकी संख्या पूछ लेता है, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। संख्या अगर आपसे पूछे तो इनकी कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी, अंग और आहा, अंग और आहा। अंग से अंगूर हमने पढ़ा होगा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इनकी गिनती जो होती है बाबू, स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती। इनकी गिनती हम क्या करते हैं, स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं करते, किंतु अगर इनकी आवश्यकता जिसको होती है उसके साथ लग जाते हैं। अगर इनकी आवश्यकता स्वर को होगी तो ये स्वर के साथ लग जाएंगे, अगर इनकी आवश्यकता व्यंजन को होगी तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं, ठीक है। अब आपसे इसको याद रखना है, इसको अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। क्वेश्चन बन जाता निम्न में अनुस्वार कौन सा है। इसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको विसर्ग कहते हैं। इतनी बात क्लियर, आप कहेंगे सर यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन बन जाता है, 4 ऑप्शन देखिए कि आगत स्वर कौन सा है। आगत स्वर की अगर बात करेगा तो बाबू ये जो होता है, ये क्या होता है, आगत स्वर होता है। अब यह जो अंग्रेजी भाषा का है, ये किसका है, अंग्रेजी भाषा का है, पर हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसे हिंदी भाषा में क्या कर लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है अंग्रेजी के कुछ शब्दों को, जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं उनको हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजी का एक है, जैसे डॉक्टर होता है, ठीक है। हम डॉक्टर को इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं और डॉक्टर को ऐसे इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो बाबू ये आगत स्वर है। जैसा आपने देखा होगा ऑफिस लिखा हुआ, ठीक है, ऑफिस, तो बाबू ये इंग्लिश में भी ऑफिस ही लिखा जाता है, इंग्लिश में भी ऑफिस ही लिखा जाता है और इसमें भी ऑफिस ही लिखा जाता है। जैसे आपने कॉफ़ी देखा होगा लिखा हुआ कॉफ़ी, ठीक है। तो इंग्लिश में भी कॉफ़ी लिखते हैं और यहाँ भी अंग्रेजी के क्या लिखनी है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो, यह किसका, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसे हिंदी भाषा में क्यों ग्रहण किया गया है, इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को, अंग्रेजी के कुछ शब्द जो होते हैं उनको हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण की। स्वरों का वर्गीकरण हेडिंग डाल देंगे, स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले करेंगे जीभ के आधार पर वर्गीकरण। किसके, जीभ के आधार पर वर्गीकरण। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है, जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे सर जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है।
नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं। अग्रस्वर इसलिए कहे जाते हैं, ये जीभ के मध्य भाग से और ये जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो वो कैसे याद रखेंगे, अब आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, अग्र ये याद रखना है इसको, दोनों ई और दोनों ए। अग्रस्वर में क्या आएगा, दोनों ई और दोनों ए आएंगे, दोनों ई और दोनों ए आएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ई और दोनों ए आएंगे। मध्य स्वर में केवल एक आएगा ए। अब इनको छोड़कर अगर आपको ये पता है तो आप इनको छोड़कर जो बच जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, पश्च स्वर में आ जाएंगे। आप ऑप्शन से नॉर्मली टिक कर सकते हैं। आपको केवल दो याद रखने, अग्रस्वर याद रखेंगे, अग्रस्वर में दोनों ई आएंगे और दोनों ए आएंगे, दोनों ई आएंगे, दोनों ए आएंगे। मध्य में ए आएगा और जो बच जाएंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब बांटेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समृद्ध स्वर, नंबर 2 अर्ध समृद्ध स्वर, नंबर 3 विवृत स्वर, नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। प्यारे बच्चों, ठीक है, समृद्ध स्वर को कैसे याद रखेंगे, समृद्ध स्वर प्यारे बच्चों आपको सुई से याद रखना। समृद्ध का मतलब सुई, क्या याद रखेंगे, सुई। ठीक है, सुई का मतलब आपको याद रखना है, दोनों ऊ इसमें आएंगे और दोनों ई इसमें आएंगी। सुई से आप याद रखेंगे, दोनों ऊ इसमें आएंगे और दोनों ई इसमें आएंगी। समृद्ध का मतलब सुई, दोनों ऊ इसमें आएंगे, दोनों ई इसमें आएंगी। अब बात करते हैं अर्ध समृद्ध की। तो अर्ध समृद्ध प्यारे बच्चों, समृद्ध मतलब पूरी सुई, अर्ध समृद्ध मतलब किसी के, अगर तुम अर्ध समृद्ध मतलब आधी सुई चुबाते हो तो वो क्या कहता है, ओए, ओ और ए, ओ और ए किस में आएंगे, अर्ध समृद्ध में आ जाएंगे। तो विवृत की बात करें तो विवृत में केवल एक आता है, आ। क्लियर। अब बच जाता है हमारा अर्ध विवृत स्वर। तो वो अगर अर्ध विवृत, नॉर्मल सी बात है, अगर आपके ये क्लियर हैं, ये क्लियर हैं तो आप इसको तो लगा ही सकते हो। इसमें देख लेना आगत स्वर भी आता है, इसमें क्या होता है, आगत स्वर भी आता है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही आपने ऊपर भी देखा होगा, ऊपर देखा होगा आपने पश्च स्वर में भी, ये ध्यान रखना आगत स्वर का। ठीक है, इनमें किसी में भी री नहीं आता। किसी ऑप्शन में अगर री मिले तो उसको देखते ही कट कर देना, अगर किसी में री मिल जाए तो उसको देखते ही कट कर देना है, क्योंकि री किसी में नहीं आता। री की जगह हमारा कौन सा आ रहा है, आगत स्वर आ रहा है। क्लियर। मुखाकृति के आधार पर आपको याद हो गए या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल याद हो गए हैं। कैसे याद हो गए, मैं क्वेश्चन बना के अगर पूछ लूँ तो अभी पूछूंगा, आपको बताना लास्ट में। अब हम बांटेंगे ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है, ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। आप कहेंगे सर 2 भागों में बांटा गया है। कितने, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आप कहेंगे सर व्रतमुखी स्वर, एक अव्रतमुखी स्वर, एक व्रतमुखी और एक अव्रतमुखी। सर व्रतमुखी क्या होते हैं, अब जिसमें होठ व्रत बनाते हैं, जिसमें होठ व्रत बनाते हैं उन स्वरों को क्या कहा जाता है, व्रतमुखी कहा जाता है। जिसमें होठ व्रत नहीं बनाते उनको क्या कहा जाएगा, अव्रतमुखी कहा जाता है। तो व्रतमुखी कोई नई बात नहीं है, आप बोलकर इनको पहचान सकते हैं, कोई रटने की आपको जरूरत नहीं है। ऊ को आप बोलो मेरे साथ, अगर आप बोल रहे हैं तो आपके होठ व्रत बना रहे होंगे। इसको बोलो ऊ, तो आप कहेंगे सर ओ, ओ, होठ व्रत बना रहे हैं। क्या आप इनको बोलकर देखिए कि आपके होठ व्रत बना रहे हैं। आप इसमें याद रखना, इसमें आगत किसी में भी नहीं आता, इन बालों में आगत नहीं आता और न री आता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको आप बोलो ए, क्या होठ व्रत बना रहा है, नहीं। आ बोलो होठ व्रत बना रहा है, नहीं। ई बोलो होठ व्रत बना रहा है, नहीं। इसको बोलो नहीं बना रहा। तो जब नहीं बना रहे तो ये क्या हो जाएंगे, अव्रतमुखी। जिसमें होठ व्रत बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, व्रतमुखी। जिसमें होठ व्रत ना बनाए वो क्या हो जाएंगे, अव्रतमुखी।
ठीक है, याद रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही था, ये हमारा स्वर कंप्लीट हो चुका है। कल जो हम कंप्लीट करेंगे, कल व्यंजन हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन मान लो ऐसे बन जाए आपसे, ठीक है, क्वेश्चन बन जाए नॉर्मली आसान सा क्वेश्चन मैं दे देता हूं। निम्न में अभी आपके सामने लिखा है, पहचान लोगे। निम्न में वृत्तमुखी, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, वृत्तमुखी मुखी स्वर कौन सा है, ठीक है। अब मैं आपको 4 ऑप्शन लिख देता हूं, 4 ऑप्शन लिख देता हूं। याद आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, इन चीजों को रटोगे क्या, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है, पर देखो आपको कैसे करना है, ठीक है। मान लो आपको ये 4 ऑप्शन मिल गए, आपको फिर वहां पे क्या करना है, इसको बोल के देखो। ए को बोलो, सर व्रतमुखी पूछा गया था, इसमें तो व्रत ना बना रहे। इसको जब आप बोलोगे ओ, तो आप इस तरह इसमें व्रत बना रहे, एकदम देखते ही टिक कर दोगे, ठीक है। तो इसमें रटना नहीं है, क्वेश्चन को वहीं पे भी सोल्व कर सकते हो। बस याद रखो व्रतमुखी में क्या होते हैं, होठ व्रत बनाते हैं, और अव्रतमुखी मतलब होठ व्रत नहीं बनाते। अब आपसे पूछ लेता हूं मैं, समृत स्वर, समृत स्वर अगर आपसे पूछूं समृत स्वर, तो क्या आप बता सकते हैं? ऑप्शन देता हूं आपको, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। समृत स्वर, आपके यहाँ से समृत आपने बताया तो सुई, समृत का मतलब सुई, दोनों ऊ और दोनों ई इसमें आने हैं। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रही कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी हिंदी में गलत ना हो। बस आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा व्यंजन, और फिर हमारा 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी हिंदी भी कंप्लीट करा दूं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।